Hey guys, welcome back. Let's crack WB exam. Welcome to the History Puro Fan Academy. Girls and guys, welcome back. Good evening Kolkata. गुड इवनिंग बंगाल, गुड इवनिंग इंडिया. लेट्स क्रैक WBA एग्जाम. हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है और सब लोग क्लास हम लोग करेंगे WBCS 2020-21 क्रैक करेंगे. WBCS मेंस 2020 जो होने वाला है अप्रैल में और WBCS 2021 जो होने वाला है प्रीलिम्स मेंस सबको क्रैक करेंगे हम लोग. तो सब लोग क्या करेंगे, आप लोग एक ही काम करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है. आप लोग क्या करेंगे, लेट्स क्रैक WBA एग्जाम यूट्यूब चैनल पे. यूट्यूब पे ये जो चैनल है इसको आप लोग करेंगे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. दोस्तों में करेंगे शेयर, ठीक है. मम्मी पापा को भी शेयर करेंगे ताकि बहुत सारा अच्छा इंफॉर्मेशन मम्मी पापा को भी मिल जाए. तो दिस द न्यू फी स्ट्रक्चर बाबू. 15,200 रुपए फॉर 2 ईयर्स, 10,450 रुपए फॉर 1 ईयर. तो आप लोग मेरा कोड लगाएंगे. कोड इज दैट इज MD आलम. क्या है मेरा कोड? MD आलम. MD आलम मेरा कोड आप लोग लगाएंगे तो आप लोग को मिलेगा क्या, आप लोग जब लगाएंगे MD आलम कोड तो आप लोग को मिल जाएगा मिल जाएगा आपको डिस्काउंट 10% का, जिससे आपका फीस हो जाएगा 9,405 रुपए फॉर 1 ईयर, 13,680 रुपए फॉर 2 साल के लिए. तो इतने सस्ते में और इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ा पाएगा एक्सेप्ट अन अकेडमी यहाँ पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे फैकल्टी हैं जो लोग का एक्सपीरियंस है एग्जाम को क्रैक करने का और सालों का एक्सपीरियंस है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का. सो आप लोग जरूर मिस मत करो, जरूर ज्वाइन करो. तो MD इंतखाब आलम खान मेरा नाम है. आप लोग अन अकेडमी के साइट पे जाकर के इंतखाब खान सिर्फ इतना डालेंगे तो मुझे आप खोज पाएंगे और आप मुझे सर्च कर पाएंगे. सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. मी पास आउट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड हिस्ट्री, ऑल्सो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड हिस्ट्री, सिस्को सर्टिफाइड इंजीनियर. 6 साल का हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस, WBCS क्रैक करने का मेरा एक्सपीरियंस मेंस लेवल. ओके, तो मिस मत करेंगे अपॉर्चुनिटी, जल्दी ज्वाइन करेंगे. आज हम लोग करेंगे WBCS के लिए और अदर जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम है, इवन UPSC, उसके लिए जितना भी पॉलिटी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम लेकर के हैं. जिसको भी अभी रिसेंट में कोई भी एग्जाम देना है तो सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत सही होता है. उससे आपका सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा और करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा. तो हम खुद ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ाने का कोशिश करते हैं. जब हम भी एग्जाम दिया था तो ऐसे ही पढ़ा था. तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे. तो सब्जेक्ट वाइज आज पॉलिटी का करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं, हिस्ट्री का करवा चुका हूं मैं, ज्योग्राफी का भी लेकर के आ जाऊंगा. तो सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन पॉलिटी का सब्जेक्ट वाइज लेकर के आया हूं करंट अफेयर्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिखने में लगेगा पॉलिटी का क्वेश्चन है पॉलिटी का, पर करंट पॉलिटी का है ना, करंट जो भी चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन है. तो पहला क्वेश्चन दे दिया है मैंने. विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है बाबू? लेजिस्लेचर का मतलब होता है बाबू विधानसभा और विधान परिषद. जरा हम चेंज कर ले कलर, मुझे ही दिख नहीं रहा है कर्सर. ओके, तो विधानसभा और क्या होता है विधान परिषद, है ना. विधानसभा ऐसे BHA और विधान परिषद. विधानसभा को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली. विधान परिषद को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल. इसका मेंबर्स लोग को क्या बोलते हैं? विधानसभा का मेंबर लोग को बोलते हैं MLA और विधान परिषद का मेंबर को बोलते हैं MLC. MLC अभी सब स्टेट में नहीं होता है, सिर्फ 5-6 स्टेट में होता है MLC. जम्मू कश्मीर में था, वो भी खत्म हो गया रिसेंटली, ठीक है. ओके, तो बोल रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. MLA और MLC का डिस्क्वालिफिकेशन हाउस से कौन सा आर्टिकल बताता है कि उसके हिसाब से होता है. आंसर क्या है बाबू? आंसर इज 191 आर्टिकल क्या बोलते हैं? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल से उसका मेंबर लोग का क्या होता है? डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है. ऐसे ही देखेंगे MP जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा, उनका भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है. तो डिस्क्वालिफिकेशन होता है लोकसभा राज्यसभा का MP का अंडर आर्टिकल लिख लेंगे आप लोग 102, ठीक है. 2 आर्टिकल हम लोग लिख लिया. तो 2 आर्टिकल के बारे में हम लोग जाना, दोनों आर्टिकल अब रखेंगे. 102 फॉर MP, 191 फॉर MLA MLC, है ना. अब डिस्क्वालिफिकेशन होता क्यों है? तो कारण यह है कि मान लो डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए होता है, हो सकता है कि कोई MLA जो है वो एक से ज्यादा पोस्ट है, मतलब वो कोई ऑफिस में काम भी करता है और MLA भी है. तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस अगर कोई है या कोई मिनिस्टर है तो वो एक से ज्यादा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता है. अगर ऐसा करेगा तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा. तो अगर MLA को डिस्क्वालीफाई करना होगा तो कौन करेगा? गवर्नर. कौन करेगा?
गवर्नर, गवर्नरवा, ठीक है। और एमपी को करेगा तो कौन, तो आंसर इज प्रेसिडेंट। अब अगर किसी को मान लो डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो चैलेंज भी कर सकता है कि नहीं हम गलत नहीं है, हम कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है, तो जाकर के चैलेंज कहां करेगा, इन द सुप्रीम कोर्ट, है ना, इन द सुप्रीम कोर्ट। एक्चुअली डिस्क्वालिफिकेशन होता है, करता है इलेक्शन कमीशन है, लेकिन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट उसके मदद से करता है। तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके। अब विधानसभा का अलग अलग स्टेट में नंबर होता है। मैक्सिमम विधानसभा का जो नंबर होता है, मतलब एमएलए का जो नंबर होता है वो है 500, है ना, और मिनिमम क्या बोला है 60 होता है। तो मैक्सिमम 500 है, लेकिन इसमें से कितना अभी है, तो मैक्सिमम 500 एमएलए का सीट हो सकता है। हाईएस्ट कहां पे है, यूपी में 403। 500 अभी भी कोई भी स्टेट में टच नहीं किए हैं, ठीक है। और मिनिमम बोला है 60, लेकिन मिनिमम 60 एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि कुछ स्टेट जैसे देखेंगे, जैसे मिजोरम एंड सिक्किम में, सिक्किम, मिजोरम और गोवा में 40 है, ठीक है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 है, क्योंकि पॉपुलेशन उधर है ही नहीं, इसलिए वहां पे 60 से भी कम है। ये स्पेशल बात है कि वहां पे ऐसा है, लेकिन मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट कितना होता है, तो आंसर इज 500। सबसे ज्यादा कहां पे सीट है, तो आंसर इज क्या, आंसर ही बोलेंगे यूपी, ठीक है, ठीक है। तो विच बिल ऑल्सो कॉल्ड मनी बिल, कॉल बिल को क्या बोलेंगे, मनी बिल बोलेंगे। ऑर्डिनरी बिल, फिनांस बिल, लीगल बिल, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या है बाबू, आंसर होगा फिनांस बिल। फिनांस बिल जहां पे पैसे का बात होता है वो क्या हो गया, मनी, इसीलिए मनी बिल, फिनांस बिल जो है मनी बिल के अंदर आएगा। मनी बिल का आर्टिकल कौन सा होता है, याद रख लेना, आंसर आर्टिकल 10110। मनी बिल कहां पे इंट्रोड्यूस होता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आंसर क्या बोलेंगे, लोकसभा, आंसर क्या बोलेंगे, लोकसभा, है ना। अच्छा, पहला वाला 1 नंबर का क्वेश्चन, ये जो 1 नंबर क्वेश्चन है ये क्यों पूछा, रिसेंटली देखेंगे आपके एमएलए लोग का 20 एमएलए लोग मध्य प्रदेश में छोड़ करके कांग्रेस पार्टी से चला जाएगा, कहां पे चला जाएगा, इन द बीजेपी। और जब कोई पार्टी छोड़ करके दूसरा पार्टी में जाता है तभी भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। इस डिस्क्वालिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे, हम नहीं बोलेंगे, आप लोग कमेंट में मुझे बताओ। अभी उसी के ऊपर बाईपोल इलेक्शन हुआ था, उपचुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, देखो में अभी बीजेपी जीत करके दोबारा सरकार फॉर्म कर लेती है, इसीलिए क्वेश्चन आया, क्योंकि ये न्यूज चला तो क्वेश्चन बना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और स्पीकर डिसाइड करता है कि मनी बिल है कि नहीं। कौन डिसाइड करता है, तो आंसर इज मनी बिल को डिसाइड करता है स्पीकर। अब ये अनअकैडमी का देखो लिंक मैंने दे रखा है, मेरा प्लस क्लास का लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्लस क्लास में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्रिप्शन ले लो, प्लस क्लास में ज्वाइन कर लो। व्हेन वाज द क्या है, वर्चुअल कोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लग गया है, वर्चुअल होगा, वर्चुअला नहीं होगा, वर्चुअल कोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया, ठीक है। रिसेंटली इंडिया में वर्चुअल कोर्ट स्टार्ट हुआ है। आंसर है कब हुआ है, तो आंसर है अप्रैल में, क्योंकि कोविड का सिचुएशन था तो कोर्ट को चलाने के लिए वर्चुअली चलाया गया, ऑनलाइन चलाया गया, और ये स्टार्ट हुआ है 28 अप्रैल से, 28 अप्रैल, ओके, ठीक है। अच्छा हुआ 1 अप्रैल से नहीं हुआ, नहीं तो अप्रैल फूल हो जाता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। पहला वाला क्या है, बोडो काउंसिल सेटअप इन 2003, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, है ना, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दूसरा लिखा हुआ बोडो काउंसिल सेटअप अंडर 6 शेड्यूल, ये भी करेक्ट है। तीसरा में लिखा हुआ है फर्स्ट बोडो अकॉर्ड साइंड इन 1995, ये वाला है गलत। फर्स्ट बोडो अकॉर्ड वाज साइंड इज 1993, कब साइन हुआ था, पहला बोडो अकॉर्ड साइन हुआ था 1993, इसलिए स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 इज द आंसर। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाटर इंक्लूडेड अंडर, कौन से लिस्ट में वाटर इंक्लूड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर समझ गए, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर इज डी, एंट्री लिस्ट 17, एंट्री लिस्ट 17 में वाटर लिस्ट मेंशन्ड है अंडर स्टेट लिस्ट, अंडर स्टेट लिस्ट। आप कभी सुना है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, हाँ UNION, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में एंट्री लिस्ट मतलब 17 नंबर पे मेंशन्ड है वाटर, है ना। जब भी वाटर का डिस्प्यूट होता है तो स्टेट के बीच में होता है। मान लो जैसे आप रिवर सुना है कावेरी रिवर, तो कावेरी रिवर का डिस्प्यूट होता है बिटवीन किसके, तमिलनाडु एंड मान लो आंध्र प्रदेश।
तो दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है ना, इसीलिए देखो स्टेट लिस्ट में इसको रखा गया है। सॉल्व कैसे हुआ, स्टेट लिस्ट के थ्रू सॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज एप्लीकेबल इन, कौन से बिल में ज्वाइंट सिटिंग एप्लीकेबल है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, है ना। तो आंसर है मनी बिल में, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। लीगल बिल में आंसर है बिल्कुल नहीं। ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, और फाइनेंशियल बिल। जब कोई पैसे का बात होगा अदर देन मनी बिल, अदर देन मनी बिल, हर मनी बिल फाइनेंशियल बिल हो सकता है, पर एवरी फाइनेंशियल बिल इज नॉट मनी बिल। समझ गए? एवरी मनी बिल इज नॉट, एवरी मनी बिल इज फाइनेंशियल बिल, बट एवरी फाइनेंशियल बिल इज नॉट मनी बिल। एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का सैलरी को इंक्रीज करना है, पैसे का बात है, फ्रेश तो फाइनेंशियल बिल। तो ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल में ज्वाइंट सेटिंग होता है। क्या होता है? ज्वाइंट सेटिंग। ज्वाइंट सेटिंग का मतलब होता है लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठ के जब काम करता है, वोट जब करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेटिंग। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है या मनी बिल को पास करना है तो उसमें ज्वाइंट सेटिंग नहीं होता है। तो आंसर क्या बोलेंगे? आंसर बोलेंगे डी, है ना, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, पंचायत डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब पंचायत डे सेलिब्रेट होता है? 7 का आंसर क्या है? आंसर है 7 का बी, 24 अप्रैल। पंचायत डे सेलिब्रेट स्टार्ट हुआ है कब से? पंचायत डे सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ है 24 अप्रैल 1993 से इसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ई ग्राम स्वराज ऐप एंड पोर्टल लॉन्च्ड फॉर, किस लिए ई ग्राम स्वराज ऐप एंड पोर्टल को लॉन्च किया गया है? आंसर क्या है? आंसर है ए, पंचायती राज सिस्टम को, है ना, पंचायती राज सिस्टम के लिए, इसके लिए लॉन्च किया गया है ई ग्राम स्वराज ऐप। स्वामित्व प्रोग्राम लॉन्च फॉर, किस लिए स्वामित्व प्रोग्राम किससे जुड़ा हुआ है? क्या चीज से? फॉर रूरल मैप और हाउसिंग डेवलपमेंट, रूरल रोड डेवलपमेंट, रूरल इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट और रूरल वाटर मैनेजमेंट। तो क्या चीज से जुड़ा हुआ है? आंसर क्या है बाबू? 9 का आंसर है ए, रूरल मैप एंड हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए, हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए स्वामित्व प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। मिनिस्टर कौन है हाउसिंग डेवलपमेंट? आंसर इज हरदीप पुरी, हरदीप पुरी, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया? शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया से कौन सा आर्टिकल डील करता है? 10 नंबर का आर्टिकल क्या है? 10 का क्वेश्चन का आंसर क्या है? 10 का आंसर है ए, आर्टिकल 244। शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया मतलब एससी और एसटी का रहने वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइबल एरिया, आर्टिकल 244। Who suggested the name सिंधुस्तान फॉर द इंडिया? ऑप्शन में क्या है? मदन मोहन मालवीय, वीडी सावरकर, एमएस गोलवरकर और एनएन गाडगिल। कौन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो इंडिया का नाम सिंधुस्तान बताया था कि इंडिया का नाम होना चाहिए सिंधुस्तान, सजेस्ट किया था। आंसर क्या है 11 का? आंसर क्या है? आंसर है वीडी सावरकर। और अभी ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि अभी देखेंगे रिसेंटली आप देखेंगे बहुत सारा आदमी लोग इंडिया का नाम चेंज करके हिंदुस्तान को, भारत का जो नाम है इंडिया का ऑफिशियल नाम भारत, उसको चेंज करके हिंदुस्तान या सिंधुस्तान करना चाहता है। तो अभी से नहीं, शुरू से आदमी है। जैसे बीजेपी का कर्नाटक का एमएलए है, एमपी है, उसका नाम है अनंत हेगड़े, अनंत हेगड़े। ये लोग बोलता है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए आए हैं और इंडिया का नाम भारत से चेंज करके क्या कर देंगे? हिंदुस्तान, जो कि ऑफिशियली इंडिया का नाम क्या है? इंडिया एज द यूनियन ऑफ भारत, ऐसे लिखा हुआ है। तो वेस्ट बंगाल सेलिब्रेट रसोगुल्ला दिवस, कब सेलिब्रेट करते हैं वेस्ट बंगाल रसोगुल्ला दिवस? आंसर क्या है? 12 का आंसर है बाबू, 12 का आंसर है सी, 14 नवंबर। क्यों 14 नवंबर है? नेहरू जी का बर्थडे, नेहरू जी का बर्थडे। इसी दिन पे चिल्ड्रन डे भी सेलिब्रेट होता है और इसी दिन रसोगुल्ला दिवस भी सेलिब्रेट होता है। रसगुल्ला का इन्वेंटर कौन है? नौबिन चंद्र सेन, नौबिन चंद्र सेन इन बंगाल। अभी रिसेंटली क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में केस, हाई कोर्ट कलकत्ता में केस गया और कलकत्ता हाई कोर्ट से इसमें जजमेंट आया सुप्रीम हाई कोर्ट से कि रसगुल्ला कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का केस, इसमें बंगाल का जीत हुआ है रिसेंटली, और जब से जीत हुआ उसी साल से डिक्लेयर हो गया रसगुल्ला दिवस ऑन 14 नवंबर। सोशल प्रोविजन फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड, कौन सा आर्टिकल में स्पेशल प्रोविजन मेंशन किया गया है? तो आंसर क्या है 13 का?
13 का आंसर है 371A, स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड, है ना। मिजोरम के लिए कौन सा है ना, आर्टिकल 374 जम्मू एंड कश्मीर, है ना। आर्टिकल 371 इज फॉर जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ठीक है। ओके, अब ये सब आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे, ये सब आर्टिकल किसके लिए है आप लोग मुझे खुद बताएंगे, है ना। ये पहले हम करवा चुके हैं। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रू ट्राइब मेनली सेटल्ड इन असम, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम। कौन से एरिया में ब्रू ट्राइब मेनली सेटल्ड है? 14 का आंसर क्या है बाबू? आंसर है 14 का सी, मिजोरम में ब्रू ट्राइब सबसे ज्यादा सेटल्ड है, ठीक है। रिसेंटली ये वाला न्यूज में था, इसलिए ये क्वेश्चन बना जो पॉलिटी से क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, सिटीजन कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस बाय विच आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन सिटीजन लोग को फ्रीडम देता है कि कौन भी फ्रीडम, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन को क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है? तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 19(1)G, मतलब ऑप्शन क्या है? 15 का ए इज द आंसर, 15 का ए, है ना, 15 का ए। सिटीजन कैन रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 19 का 1A, ठीक है। 19(1)C, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यूनियन, 1C। 19 का 1F ये क्या है? 19 का 1F ये डिलीट हो चुका है, प्रॉपर्टी का था इसमें, और ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कौन सा आर्टिकल? कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे। Which of the following is not correct statement with respect to freedom of speech and expression, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का रेफरेंस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है? तो आंसर क्या है बाबू? आंसर है 16 का सी, इट कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय लेजिस्लेशन, बिल्कुल सही। पहला वाला देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज इन, है ना, इंश्योर्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, बिल्कुल सही। फंडामेंटल राइट जो है कौन सा पार्ट में? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट किस में है? पार्ट 3, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स फ्रीली, बिल्कुल सही। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता है आप किसी को गाली दे दो फिर बोलेंगे मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसका मतलब क्या है? लिमिटेशन लगा हुआ है। अगर हाँ आपको पढ़ाया है कभी फंडामेंटल राइट तो आपको पता होगा एवरी आर्टिकल का कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। तो आर्टिकल 19(1)A इसका भी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन किसी को पर्सनली कमेंट, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3, इट कैन बी सस्पेंडेड इन इमरजेंसी, बिल्कुल बात सही। इमरजेंसी जो का आर्टिकल जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये इमरजेंसी के टाइम पे क्या हो सकता है? वॉर के और वॉर के थ्रेट से, एक्सटर्नल एग्रेशन से अगर इमरजेंसी लगा है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाता है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में कभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाया नहीं जा सकता है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि लॉ का थ्रू दबाया नहीं जा सकता है। अगर दबाया जाएगा तो फिर डेमोक्रेसी नहीं बचेगा। और इसीलिए देखेंगे एक बंदा थे, बंदा का नाम था जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बंदा का नाम था, क्या नाम था बंदा का? अंबिकेश महापात्रा। और वो ममता बनर्जी का कार्टून फेसबुक पर शेयर किए थे जिसकी वजह से उनको ऊपर हो गया था केसेस, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, कौन सा आर्टिकल है जिससे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अदर जजेस अपॉइंट होता है? आंसर क्या है? 17 का आंसर है 124 का 2। 125 में क्या है? सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, है ना। 124(1) में क्या है? 124(1) में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। और 127 में क्या लिखा हुआ है? 127 अंडर 127 आर्टिकल एडहॉक जजेस को अपॉइंट करते हैं। एडहॉक मतलब टेम्पररी, कुछ समय तक जजेस को अपॉइंटमेंट होता है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी राइट्स ऑफ द सिटीजन, कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है? राइट टू प्राइवेसी बिकम फंडामेंटल राइट फ्रॉम 2016, 2016-17 से बन गया है राइट टू प्राइवेसी, शायद 2016-17। अगर हम गलत होंगे तो कमेंट में बता देना। आंसर क्या है बाबू? आर्टिकल 21, फ्रीडम ऑफ
सबका राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। आप देखेंगे क्यों क्वेश्चन आया। आधार कार्ड को लिंक करने के लिए बोल रहा है, किससे? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर से गवर्नमेंट करने के लिए बोल रहा था, लिंक करने के लिए बोल रहा था सिम कार्ड से। सिम कार्ड से तो हो ही चुका है, अब मना कर दिया है कोर्ट, लेकिन अभी भी देखो करा जा रहा है। तो अगर सिम कार्ड से मेरा फिंगरप्रिंट को मैच करना जब जोड़ दिया जाएगा तो मेरा फिंगरप्रिंट थर्ड पार्टी के पास चला जा रहा है, जिससे मेरा प्राइवेसी क्या हो रहा है? हैम्पर हो रहा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट बोल दिया राइट टू प्राइवेसी क्या है? पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, अब अंडर आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, है ना। विच स्टेट गवर्नमेंट पास कृषि उपड़ मंडी अमेंडमेंट बिल 2020? कौन सा स्टेट है कृषि उपड़ मंडी अमेंडमेंट बिल 2020 पास किया है? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे जरा, ठीक है, कमेंट में। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक है, आप लोग कमेंट में मुझे खुद बताएंगे सर्च करके। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। विच पॉलिटिकल पार्टी हैज कैप्सिकम एज इट्स इलेक्शन सिंबल? कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जिसका इलेक्शन सिंबल जो है वो है कैप्सिकम? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है भारतीय आवाम पार्टी। भारतीय आवाम पार्टी, यूपी से ये पार्टी बिलोंग करता है, ठीक है, यूपी से वाला पार्टी बिलोंग करता है, भारतीय आवाम पार्टी, ठीक है। और फाउंडर इसका नाम है, फाउंडर का नाम है उमेश सिंह। उमेश सिंह। कैप्सिकम। न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी बहुत सारा गवर्नर का चेंजेस हो रहा है, बार बार गवर्नर चेंज करते हैं, तो नया गवर्नर हिमाचल प्रदेश का कौन अपॉइंट हुआ है? तो पहला बात देखेंगे कलराज मिश्रा कौन से स्टेट का है, ये मुझे बताएंगे आप लोग। भंडारू दत्तात्रेय, ही इज द न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। आसिफ मोहम्मद खान कहाँ के हैं? जगह का नाम है केरल। भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र। कलराज मिश्रा कहाँ के? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कमेंट में आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कहाँ गया? इन सितंबर 2019 विच स्टेट गवर्नमेंट पास्ड प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल कौन सा स्टेट पास किया है 2019 में? आंसर क्या है? आंसर है 22 नंबर का आंसर है वेस्ट बंगाल। प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल। क्वेश्चन आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा लिंचिंग, मोब लिंचिंग कहां पे हुआ है? कौन सा स्टेट? आंसर बोलेंगे झारखंड सबसे ज्यादा। बिल सबसे पहले कौन पास किया? आंसर इज वेस्ट बंगाल। लिंचिंग किया इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। पब्लिक सेफ्टी एक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर पास्ड इन 1978। 23 नंबर का क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है दो। पहला नंबर है पब्लिक सेफ्टी एक्ट इन जम्मू कश्मीर पास्ड इन 1978, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दूसरा इट इज डिफेंसिव डिटेंशन एक्ट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जब किसी से, किसी आदमी से, किसी इंसान से किसी जगह पे खतरा हो सकता है, अगर पुलिस को ऐसा लगेगा तो पुलिस उसको पहले ही क्राइम करने से पहले अरेस्ट कर लेगा, इसीलिए इसको बोला प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, और ये जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ था 1978। बोथ ऑप्शन इज करेक्ट है। 23 का सी। ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि रिसेंटली आप देखेंगे जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, डाइल्यूट किया गया, तो महबूबा मुफ्ती, है ना, और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सबको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर में डाला गया उठा करके डिटेंशन में। रिसेंटली उमर अब्दुल्ला जेल से बाहर आए जब उनका इतना बड़ा बड़ा बियर्ड हो चुका था। इवन आप देखेंगे पब्लिक सेफ्टी एक्ट में कफील खान, जिसके ऊपर कोई चार्ज अभी तक साबित नहीं हुआ है, इवन पता चला कि वो बच्चा लोग का मदद कर रहा था जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, तो ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर से ला करके हॉस्पिटल में जमा ला करके दे रहा था, उसी को वहां का गवर्नमेंट क्या कर लेता है, मुजरिम बना देता है, जिस कोर्ट से छूट करके आया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट उसको ऊपर भी लगाया गया था। पहले तो बच्चा किलिंग का चार्ज लगाया और दूसरा बाद में जब उससे छूट गया तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट का चार्ज उसके ऊपर लगा दिया गया। ओके, इसीलिए क्वेश्चन बनता है 1978 जम्मू कश्मीर, याद रखना। रिसेंटली स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्रीज टू 31, 34, 33, 32। कितना हुआ इंक्रीज? तो आंसर है बाबू 34। पहले क्या था 31, अभी क्या हो चुका है 34। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ को घटाने बढ़ाने का पावर किसके पास है? आंसर क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? टाइम टू टाइम इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, लेकिन डिक्रीज कभी होता नहीं है, हमेशा इंक्रीज होगा। पॉपुलेशन क्योंकि डे बाय डे बढ़ रहा है, इसीलिए क्या होगा? इंक्रीज होता है, नॉट डिक्रीज, है ना। इंक्लूडिंग
34 जो है ये इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। ओके डन। न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर अभी नया देखो क्या हुआ, पहले स्टेट था, कट करके क्या बन गया, कट करके बन गया जम्मू कश्मीर। लद्दाख बन गया एक यूनियन टेरिटरी, दूसरा यूनियन टेरिटरी बन गया JNK, तो 2 यूनियन टेरिटरी बन गया है। और जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट किया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। आंसर क्या है, GC मुर्मू, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पक्का 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, 100% आने वाला है कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। आंसर इज GC मुर्मू, GC मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। न्यू डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, न्यू डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्या है आंसर 26 का। 26 का आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। दोबारा इलेक्ट हुए हैं, पहली बार ये इलेक्ट हुए थे 2018 में 1 साल के लिए, फिर 2020 में इनको इलेक्ट किया गया है, 2020 में फिर से इनका एक्सटेंशन हो गया है। एंड ही इज फ्रॉम JDU, बिहार से बिलोंग करते हैं, जनता दल यूनाइटेड पार्टी, नीतीश कुमार का पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज बिल 2019 रिप्लेस विच एक्ट, कौन सा एक्ट को रिप्लेस किया है प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज बिल 2019। ऑप्शन नंबर 27 का आंसर क्या है, 27 का आंसर है D बाबू, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स 1986। ये मुस्लिम वेमेन लोग से जुड़ा हुआ है। कब आया ये, जब ट्रिपल तलाक को बैन किया गया सुप्रीम कोर्ट में। ट्रिपल तलाक क्या है, एक बार में तलाक 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 3 बार बोल दिया और किसी को डाइवोर्स दे दिया, इसको सुप्रीम कोर्ट कर दिया 2016, 17, 18 में बैन। तो बैन कर दिया, उसके बाद ये 2019 में नया बिल आया कि अगर कोई एक बार में ट्रिपल तलाक दिया, बैन तो कर दिया लेकिन अगर दे दिया तो क्या होगा, तो अगर कोई एक बार में ट्रिपल तलाक देगा तो तलाक नहीं माना जाएगा, लेकिन वो आदमी को 3 साल तक क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा विथ फाइन। अब एक बात मुझे बताओ, एक आदमी अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक 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 3 बार बोल दिया, उसकी बीवी कर दी केस, चला गया जेल, जेल में 3 साल के लिए चला गया, जेल से छूट के आएगा, वो आदमी अपनी बीवी को रखेगा, लॉजिकली तलाक ऑलरेडी हो जाएगा, बिकॉज जिसके वजह से वो जेल गया है उसी को आकर के फिर तो नहीं रखेगा ना, तो तलाक हो जाएगा। और 3 साल तक अगर वो आदमी मान लो आकर के रखे भी, लेकिन 3 साल तक जेल में जब रहेगा तो उसके बीवी बच्चों का खर्च कौन निकालेगा। और पहला बात क्या बोल रहे हैं कि तलाक होगा नहीं लेकिन आपको जेल जाना पड़ेगा, तो क्राइम होता है तो क्या मिलता है, सजा। जब क्राइम हुआ ही नहीं, तलाक तो हुआ ही नहीं, तो सजा कैसे मिलेगा। तो एब्सोल्युटली पता नहीं ये बिल कैसे पास किए हैं। रूम टेम्परेचर से भी नॉलेज कम है मोदी जी का मिनिस्टर लोग को, जो ऐसा ऐसा लॉ पास करते हैं। ऐसा लॉ होना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं, तरीका इसका अलग होना चाहिए। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दीदी के बोलो कैंपेन, तो आंसर बहुत आसान है, दीदी को बोलो। कौन सा कैंपेन लॉन्च किया, वेस्ट बंगाल। क्या करने के लिए, कोई भी कंप्लेन करने के लिए ग्रेवेंसेस बनाया है, ताकि दीदी को कॉल करके आप बताएंगे कोई भी सोसाइटी में अगर प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए दीदी को कॉल करेंगे, दीदी डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगी। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA वाज एनैक्टेड। UAPA क्या होता है, वही जम्मू कश्मीर में जिसको बोलते हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसी को बोलते हैं UAPA। UAPA इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ, अनलॉफुल एक्टिविटीज, मतलब कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं जो कंट्री के लिए, स्टेट के लिए सही नहीं है, तब ये बिल, तब ये एक्ट लगाया जाता है। और ये एक्ट कब पास हुआ है, 1967 में, 1967 में। और एक और एक्ट आप ना जानते हैं, उसका नाम था पोटा एंड टाडा। पोटा एंड टाडा, पोटा और टाडा क्या था, पोटा और टाडा लगता था इलीगल आर्म्स रखने पे, संजय दत्त को पर यही वाला चार्ज लगा था, टाडा, जो लॉ अभी भी है। और पोटा क्या होता है, पोटा सेम आप UAPA की तरह लॉ था, जिसमें किसी को अरेस्ट करेंगे तो उसका कभी भी बेल नहीं होगा, ठीक है, और तब तक उसको कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे जब तक पुलिस चाहे। तो ये बहुत खतरनाक लॉ है, किसी को भी पुलिस पोटा में अरेस्ट कर लेगा, कोर्ट नहीं लेके जाएगा, तो पता नहीं चल पाएगा कौन अरेस्ट हुआ है। इसीलिए इस लॉ को 2004 में इसको रिपेल कर दिया गया। पास किए थे पोटा लॉ अडवाणी जी का पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी 2002 में, जिसको खत्म किया मनमोहन सिंह 2004 में बाय ज्वाइंट सिटिंग। अभी पढ़ा था ना हम लोग ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है, एक साथ लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठ करके लॉ पास करता है। तो ये ऑर्डिनरी लॉ था, ऑर्डिनरी लॉ था, है ना,
लीगल लॉ है लेकिन ऑर्डिनरी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ऐसा, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, इसीलिए ज्वाइंट सिटिंग में इसको रिपेल कर दिया गया। क्यों रिपेल किया गया? लोकसभा में तब मनमोहन सिंह का सरकार का नंबर कम था, ऑपोजिशन का नंबर बहुत ज्यादा हो रहा था और इसलिए वो पास नहीं हो रहा था, इसीलिए ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा राज्यसभा, सॉरी राज्यसभा में मनमोहन सिंह का जो था पार्टी कांग्रेस पार्टी, राज्यसभा में जैसे अभी देखेंगे बीजेपी का नंबर राज्यसभा में कम है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी का 2004 में नंबर कम था, तो राज्यसभा से पास नहीं हो रहा था। तो जब राज्यसभा से कोई लॉ पास नहीं होता है तब करते हैं ज्वाइंट सिटिंग, लेकिन ऑर्डिनरी बिल में, नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी रिसेंटली क्या हो गया, जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी में वहां पे लेजिस्लेटिव भी रखा गया है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी कितना सीट है? तो आंसर है बाबू 114। प्रीवियसली कितना था? 107, अभी हो चुका है 114। ठीक है, ठीक, तो यहीं तक रखेंगे हम लोग आज का क्लास। तो 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, कोई भी पुराना क्वेश्चन नहीं था, सब करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ था क्वेश्चन। ये है लिंक, आप लोग फिलअप करके लिंक को आप लोग मुझसे जुड़े रह सकते हैं, कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं आप लोग मुझसे। ये प्लस क्लास में ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड MDLM लगा के प्लस कोर्स में सब्सक्राइब करेंगे। WBA एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे लेट्स क्रैक WBA एग्जाम, इस चैनल को WBCS के लिए लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों में बताएंगे। और मेरा आप प्लस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं एवरी ऑल्टरनेट डेज पे, सुबह 10 बजे से होता है, तो प्लस क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस संडे को एक स्पेशल क्लास अनअकैडमी के ऐप पे आने वाला है, मेरा स्पेशल क्लास ऑन पॉलिटी, तो आप लोग उसको भी संडे को कर सकते हैं, प्रोबेबली 12 बजे करेंगे हम लोग इसको, तो संडे को आप लोग इस क्लास में मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, स्पेशल क्लास में 2 बजे मेरा रोज होता है MCQ का क्लास इन द अनअकैडमी ऐप, स्पेशल क्लास। संडे को स्पेशल क्लास होगा पॉलिटी का, 12 बजे से होगा, 2 बजे से एवरी ऑल्टरनेट डे पे मेरा क्लास होता है, और प्लस क्लास ऑल्टरनेट डेज पे होता है सुबह के 10 बजे, यूट्यूब क्लास होता है रात के 8 बजे मेरा। ठीक है, तो आप लोग ये सारे क्लास में मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने आप को रेडी कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द क्लास, टेक केयर।